हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम 10th क्लास के 2020 बोर्ड एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको भी मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व करने हैं नोटबुक और पेन लेकर। आर यू रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 सोल्व कर लेते हैं। प्रूव दैट 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम LHS सोल्व करेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप देख रहे हैं कि कोट स्क्वायर अल्फा है और राइट हैंड साइड में सिर्फ कोसेक अल्फा है। तो मैं कोट और कोसेक को रिलेट करते हुए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा। आपने कई बार ये यूज कर लिया होगा फॉर्मूला अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 1 को उधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो कोट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा कोसेक अल्फा माइनस 1 एंड कोसेक अल्फा प्लस 1। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए LHS सोल्व कर लेते हैं। तो ये क्या है, 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा कोसेक अल्फा माइनस 1 एंड कोसेक अल्फा प्लस 1। और डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस कोसेक अल्फा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो न्यूमरेटर का एक टर्म है वो हमारे डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ये क्या है, कोसेक अल्फा माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचा हमारा कोसेक अल्फा। तो यही तो हमारा RHS भी है, तो ये आ गया हमारा RHS और ये तो LHS चल ही रहा था। तो LHS इक्वल्स टू RHS, तो हमारा प्रूफ हो गया है ये इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का और पार्ट देख लेते हैं। शो दैट 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसमें भी हम LHS लेके चलेंगे और RHS लाने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 10 है और राइट हैंड साइड में सेक है, तो हम 10 और सेक को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम पुट कर लेंगे इसमें। तो चलिए LHS स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है और यहाँ पे 10 की पावर 2 है, तो एक पावर हम कॉमन ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा 10 की पावर 2 थीटा। तो यहाँ से क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म से 10 स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से कंप्लीटली बाहर आ गया है 10 स्क्वायर थीटा, तो 1 बचेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या करना है हमें, 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या पुट कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो चलिए लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सभी टर्म सेक सेक के आ गए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये भी पावर 2 है और ये भी पावर 2 है, तो ये आ जाएगा सेक की पावर 4 थीटा माइनस, बीच में माइनस है और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक की पावर 2 थीटा, और यही हमारा क्या है, RHS। तो ठीक है, हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ गया है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 सोल्व कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर with its height equal to the radius is 25 1/7 centimeter cube. Find the height of the cylinder. Use pi equals to 22/7. तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, हाइट इक्वल्स टू रेडियस। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है इस सिलेंडर का, तो जनरली क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई r स्क्वायर h, और यहाँ पे कितना गिवन है
25 1/7, तो चलिए लिख लेते हैं 25 1/7 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 इंटू आर मीन्स हाइट, आर इक्वल्स टू एच, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पे 25 इंटू 7 हो जाएगा 175 प्लस 1, तो 176/7 और ये आ जाएगा 22/7 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा h की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल और 22 से 176 जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 इक्वल्स टू एच क्यूब, और अगर मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं तो ये आ जाएगा एच क्यूब इक्वल्स टू, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, तो चलिए लिख लेते हैं 2 की पावर 3। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो h कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और रेडियस भी h के इक्वल है, तो रेडियस भी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व कर लेते हैं। अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces show the letters as shown below A, B, C, D, E, A. The die is thrown once. What is the probability of getting फर्स्ट पार्ट है A एंड सेकेंड पार्ट में D। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A। तो ये जो फेसेस है डाई के, इसमें कितने पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6 फेसेस है, तो 6 ही आउटकम्स के होंगे। तो यहाँ पे जो A की पॉसिबिलिटीज है वो कितनी है 1 एंड 2, तो 2 टाइम्स A अपीयर हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या हो जाएगी 2/6, 6 मीन्स टोटल, तो ये आ जाएगा हमारा 1/3। और सेकेंड पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो D कितनी बार आ सकता है, यहाँ पे देखो D सिर्फ एक बार आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, तो यही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 सोल्व कर लेते हैं। कंप्यूट द मोड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस डाटा के लिए हमें मोड कैलकुलेट करना है, और मोड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, और मॉडल क्लास कौन सी होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो चलिए देख लेते हैं 5 7 9 17 और आगे तो कम ही है, तो ये जो 17 वाला मॉडल क्लास है तो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो चलिए मैं अब मोड का फॉर्मूला लिख देता हूं, वो क्या होता है L प्लस, हम पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, और इंटू H, तो ये F1 F0 क्या है चलिए मैं लिख देता हूं। तो ये जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है इसको हम F1 बोलते हैं, और जो प्रीवियस क्लास की है उसे F0, और ये हो गई F2। और L क्या है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है हमारी 12, देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्लस F1 कितना हो गया 17 माइनस F0 आ गया है 9 अपॉन 2 इंटू F1 मीन्स 2 इंटू 17, तो ये आ गया है 34 माइनस F0 है 9 माइनस F2 कितना है 12, तो चलिए लिख लेते हैं 12 इंटू H। H क्या होता है हाइट ऑफ द क्लास, है ना, सभी की हाइट सेम रहती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 माइनस 12, तो यह आ जाएगा 4, तो हाइट ऑफ द क्लास कितनी हो गई है हमारी 4। तो चलिए फर्दर सोल्व कर लेते हैं 12 प्लस, तो 17 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 लिख लेते हैं, और डिनोमिनेटर में 12 और 9 कितना हो जाएगा 21, और 34 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13। ठीक है, तो 12 प्लस 8 4 जा 32 अपॉन 13, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2.46 और ऐड करके आ जाएगा 14.46, तो यही हमारा इस डाटा का मोड हो गया है 14.46। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 सोल्व कर लेते हैं। इफ 2x plus y equals to 23 and 4x minus y equals to 19, find the values of 5y minus 2x and y by x minus 2। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे और फिर इनमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो ये है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23 और ये है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 19।
तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो आप देख सकते हैं प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6x 4x प्लस 2x, और ये आ जाएगा 9 3 12 2 1 3 4। तो x कितना आ गया यहाँ पे 42/6, तो x हमारा आ गया है 7। ठीक है, अब हमें y कैलकुलेट करना है, तो हम सपोज फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 23, तो x इक्वल्स टू 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 प्लस वाई इक्वल्स टू 23। अब 14 जो है वो राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू 23 माइनस 14, तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 9। तो ये हमारा x और y का वैल्यूज आ गया है। अब सिंपली इसमें पुट कर देना है, तो 5y माइनस 2x, तो ये कितना आ जाएगा 5, y कितना है 9, तो चलिए लिख देते हैं, और माइनस 2, x कितना है 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो यह आ जाएगा 5 9 जा 45 माइनस 14, तो ये कितना आ गया है, सिंपल सब्ट्रैक्शन है, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये आ गया है 31। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या गिवन है y बाई एक्स माइनस 2, तो y कितना है 9 और x कितना है 7 माइनस 2, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 7, 9 माइनस 7, और ये जो क्या है 2 है, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, तो 1 से अगर हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, और 7 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 माइनस 14, तो यहाँ पे आएगा -5/7, तो ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं इन दोनों टर्म्स की। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का और पार्ट करते हैं। सोल्व फॉर x 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल्स टू 11/30। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, अब हमें न्यूमरेटर सोल्व करना है, तो उसके लिए हम x प्लस 4 से अगर डिवाइड करें तो x माइनस 7 बचेगा, तो 1 इंटू एक्स माइनस 7 कितना हो जाएगा, सेम ही रहेगा, माइनस ये बीच में है, तो x माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 4 ही आ जाएगा इक्वल्स टू 11/30। चलिए फर्दर सोल्व करते हैं, तो हम न्यूमरेटर को सोल्व कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4, तो यहां से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है। ठीक है, और डिनोमिनेटर भी सोल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 7x, और ये आ जाएगा प्लस 4x, और ये आ जाएगा माइनस 28 इक्वल्स टू 11/30। इतना सब क्लियर है। अब आगे करते हैं -7 माइनस 4, तो ये कितना हो गया -11, तो चलिए -11/x स्क्वायर, और ये कितना है -7x प्लस 4x, तो ये आ जाएगा -3x, -28 ऑलरेडी है, तो 11/30। अब 11 से अगर हम -11 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1। अब हम -1 से 30 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 ही बचा है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सेम, क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और -1 से 30 करेंगे तो ये आ जाएगा -30। ठीक है, चलिए अब -30 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30 इक्वल्स टू 0, तो -28 प्लस 30 कितना हो जाएगा +2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमें ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मुझे लगता है 2 और 1 हम ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -2x माइनस एक्स, बेसिकली -3x ही लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 बचेगा
इन दो टर्म से, और यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x और माइनस हमने बाहर ले लिया है तो ये बचेगा -2। अब आप यहाँ पे देखो x -2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा x और सेकंड टर्म से बचेगा -1 इक्वल्स टू 0। तो अब हम x -2 इक्वल्स टू 0 कर देंगे और x -1 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो x -2 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा x इक्वल्स टू 2 और x -1 इक्वल्स टू 0 से आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज हो गई है, x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 सोल्व करते हैं। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to A plus C, B plus C minus 2A अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। तो सबसे पहले मैं AP लिख लेता हूं जो गिवन है। तो हमारा AP का जो फर्स्ट टर्म है वो तो A गिवन है, सेकेंड टर्म B और लास्ट टर्म गिवन है C। तो यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं जिसको मैं कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये A ही गिवन है, और जो कॉमन डिफरेंस होगा मींस कैपिटल D से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा B माइनस A। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया है। तो हमारा जो सम है, सपोज इसमें n टर्म्स है टोटल, ठीक है, तो Sn क्या होता है n/2 A प्लस L मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे n/2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे A और लास्ट टर्म क्या है C, तो ये हमारा Sn आ जाएगा। बट अभी हमें यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम nth टर्म या लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या होता है L इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो लास्ट टर्म कितना गिवन है C, तो चलिए लिख लेते हैं C इक्वल्स टू A, तो फर्स्ट टर्म तो यही है n-1, n हमें कैलकुलेट ही करना है, और D कितना है हमारा B माइनस A। चलिए लिख लेते हैं B माइनस A। अगर मैं A को लेफ्ट हैंड साइड ले जाता हूं तो ये आ जाएगा C माइनस A इक्वल्स टू n-1 B माइनस A। अब B माइनस A से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A इक्वल्स टू n-1। तो यहाँ पे -1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे और हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं रिवर्स करके लिख देता हूँ, तो n इक्वल्स टू, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा B माइनस A। तो न्यूमरेटर सोल्व करेंगे तो ये है C माइनस A प्लस 1, तो प्लस B माइनस A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1/1 है तो 1 से हम डिवाइड करेंगे B माइनस A को तो यही बचेगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल्स टू A, तो यहाँ पे आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A। तो ये हमारी आ गई है n की वैल्यू। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो Sn इक्वल्स टू n कितना है हमारा, चलिए लिख लेते हैं B प्लस C माइनस 2A अपॉन B माइनस A, और अपॉन में 2 भी है तो इसको भी लिख लेते हैं 2, और मल्टीप्लाई में क्या है A प्लस C। तो आप ध्यान से देखो तो यही तो लिखा हुआ है सम ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। तो पहले आ जाएगा A प्लस C और ये आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A। तो सम ऑफ दिस टर्म्स मीन्स A टू C आ जाएगा हमारा A प्लस C B प्लस C माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A। तो हमारा ये प्रूफ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 हम लास्ट सेट में कवर कर चुके हैं, तो इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। चलिए देखते हैं। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B इज P and x plus y minus 10 equals to 0, then find the value of k। तो चलिए सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास A है 3,4 एंड B कितना है k,6, और जो मिड पॉइंट है वो क्या है P x, y। तो चलिए अब क्या करेंगे हम P x, y के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये इक्वल होगा तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो क्या आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट 3 प्लस k/2। ठीक है,
और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y प्लस 4 प्लस 6/2। ठीक है, तो जो हमारा p आ गया है x y, ये कितना आ गया है, x कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा 3 प्लस k/2, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 मीन्स 10/2, तो ये आ जाएगा 5। तो मीन्स हमारी जो x की वैल्यू है वो आ गई है 3 प्लस k/2 और y की वैल्यू आ गई है 5, और इन x और y की वैल्यूज को हम x प्लस y माइनस 10 की इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या है 3 प्लस k/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 5 माइनस 10 ये हो जाएगा -5, तो 3 प्लस k/2 माइनस 5 इक्वल्स टू 0। -5 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस k/2 इक्वल्स टू 5। अब 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 में, तो ये हो जाएगा 10, तो 3 प्लस k इक्वल्स टू 10, और 3 राइट हैंड साइड में जाके -3 हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 10 माइनस 3, तो k आ जाएगा 7, और यही वैल्यू हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF and their sides of lengths are marked along with them, then find the lengths of sides of each triangle। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो ABC और DEF ट्राइंगल है वो सिमिलर है, और अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं AB अपॉन DE विल बी इक्वल टू BC अपॉन EF। ओके, और ये इक्वल होगा AC अपॉन DF के, तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। तो अब हम लिख सकते हैं ये सब साइड्स, तो AB कितना है 2x माइनस 1 अपॉन DE इज 2x प्लस 2, DE इज 18, BC is 2x plus 2 and EF is 3x plus 9 equals to AC कितना है 3x और DF कितना है यहाँ पे 6x। तो ये हमारा इक्वेशंस आ गया है। इसमें आप ध्यान से देखो, इजीली सोल्व को किस तरीके से हो सकते हैं अगर हम फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 2x माइनस 1 अपॉन 18 और ये कितना है 3x अपॉन 6x। तो चलिए लिख लेते हैं 3x अपॉन 6x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ गया है हमारा 1/2 कट होके। ठीक है, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 18, और 2 से यहाँ पे भी हम 18 को कट कर सकते हैं 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 9, और 2x इक्वल्स टू -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। तो x इक्वल्स टू 10/2 मीन्स x इक्वल्स टू 5। अब हमारा टास्क क्या है कि हमें सारी साइड्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मीन्स लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो AB कितना होगा, ये कितना गिवन है 2x माइनस 1, तो x की जगह सिंपली 5 पुट कर दो, तो 2 × 5 हो जाएगा 10 माइनस 1 मीन्स 9। अच्छा, अब AB आ गया है तो BC कर लेते हैं। BC गिवन है 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 × 5 10, तो 10 प्लस 2 इक्वल्स टू 12। सिमिलरली हम AC भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो AC कितना है हमारा 3x, और x की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये तो आ गए हमारे ABC। चलिए अब क्या करना है हमें DEF भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो DE कितना हो जाएगा, ये तो 18 ही है, इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो EF कितना आ जाएगा 3x प्लस 9, तो हमारा जो x है वो तो 5 है, तो 3 × 5 हो जाएगा 15 प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा 24। ठीक है, और लास्ट वाला कितना है हमारा DF, तो DF आ जाएगा 6x, तो x की जगह अगर हम 5 पुट करेंगे तो 6 × 5 आ जाएगा 30। तो हमारे पास सभी साइड्स की लेंथ आ गई है, यहाँ पे AB BC AC और यहाँ पे DE EF DF। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 सोल्व कर लेते हैं।
if a circle touches the side BC of a triangle ABC at point P and extended sides AB and AC at Q and R respectively, prove that AQ equals to half of BC plus CA plus AB। तो चलिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज ये कोई सर्कल है और इस पे मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर ले रहा हूँ समथिंग लाइक दिस, और ये साइड हो गई जो सर्कल को टच कर रही है। तो अब देखो ये ट्राइंगल ABC है और ये सर्कल BC को P पॉइंट पे टच कर रहा है। अगर हम AB को एक्सटेंड करें तो ये जो साइड है ये सर्कल को किस पॉइंट पे टच करती है? AB करती है Q पे। तो ये हो गया Q और ये हो गया हमारा R। तो अब हमें ये प्रूफ करना है AQ इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे कि अगर हम किसी भी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डालते हैं, दो टेंजेंट्स, जैसे यहाँ पे AQ और AR डली हुई है, ठीक है, तो AQ और AR की लेंथ दोनों की इक्वल होंगी। ये हमने थ्योरम में भी पढ़ा है पहले। और सिमिलरली अगर हम B पॉइंट को कंसीडर करें तो हमारा जो BQ इक्वल्स टू BP भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, AQ इक्वल्स टू AR होना चाहिए। और अगर हम B से टेंजेंट की बात करें तो BQ इक्वल्स टू BP होना चाहिए। अगर हम C से बात करें तो क्या होना चाहिए? CP इक्वल्स टू CR। तो ये तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे कि हम राइट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए राइट हैंड साइड क्या है हमारी? हाफ, ये है हमारा BC। ठीक है, तो BC ये पोर्शन है। अब हमें क्या करना है? AQ लाना है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम चीजों को स्प्लिट करेंगे, टर्म्स को स्प्लिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे BQ AB इस तरह के टर्म्स आए। ठीक है, या अगर AR आ गया है तो AR को हम डायरेक्टली AQ भी लिख सकते हैं। यू आर गेटिंग सम आइडिया, राइट? तो हम अब BC को क्या लिख सकते हैं? BP प्लस PC। चलिए लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा BP प्लस PC। और CA, तो CA ये वाला है, तो CA को क्या लिख सकते हैं हम? AR में से अगर मैं CR को माइनस कर दूं, मीन्स टोटल लेंथ में इतनी लेंथ माइनस कर दूं तो हमारा AC बचेगा। उससे बेनिफिट क्या होगा कि हम AR को AQ लिख लेंगे डायरेक्ट। तो CA को लिख सकते हैं हम AR माइनस CR। इतना क्लियर है? अब लास्ट टर्म बचा AB, तो AB को हम एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि ये BQ में ऐड होके AQ बना देगा। चलिए आगे देखते हैं। तो 1/2, तो BP ये है और हमें क्या चाहिए? BQ और AB के टर्म्स। तो हमने देखा है कि हम BP को BQ भी तो लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल टेंजेंट्स होगी। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम? BP को BQ प्लस PC, ये PC है, तो इसको हम CR लिख लेंगे, जो मैंने यहाँ पे भी लिखा था, PC इक्वल्स टू CR। उससे क्या होगा? ये माइनस CR कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए CR प्लस AR को क्या लिख सकते हैं? देखो AR टोटल है तो ये भी AQ इक्वल्स टू AR है, तो इसको डायरेक्ट AQ लिख लेते हैं माइनस CR प्लस AB एज इट इज। तो यहाँ पे देखो CR और CR कैंसिल हो जा रहा है, राइट? तो यहाँ से BQ प्लस AB, तो BQ प्लस AB को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास AQ आ जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा? सारा टर्म्स AQ में आ गया, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो AQ, और ये वाला टर्म तो AQ लिख ही दिया था हमने, तो ये आ गया है 2AQ। तो अगर हम हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा AQ, और यही क्या है? हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, RHS को लेके चले और LHS हमारा आ गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 33 सोल्व कर लेते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू √2, प्रूव दैट टेन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? LHS लेकर चलेंगे और 2 लाने की कोशिश करेंगे जो RHS है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं LHS। तो साइन थीटा, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो हमें गिवन है वो वैल्यू साइन थीटा और कोस थीटा में गिवन है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो फिर कुछ आएगा और उसकी वैल्यू हम
गिवन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा साइन थीटा। तो अगर हम कोस थीटा से इस एलसीएम को डिवाइड करें तो हमारा साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा ऑलरेडी एक ऊपर है तो साइन की पावर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली साइन से डिवाइड करेंगे तो कोस की मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दे बोथ साइड, ठीक है, तो उससे क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ब्रैकेट ओपन होने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, अगेन हम 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2। अब ये 1 राइट हैंड साइड जाके -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल्स टू 2 - 1 मीन्स 1। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन थीटा इंटू कोस थीटा की यहाँ पे। तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये कितना है 1 अपॉन ये है 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मीन्स ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, और यही क्या है हमारी RHS है ना, और LHS लेकर हम चले थे, तो हमारी LHS इक्वल्स टू RHS आ गई, मीन्स ये इक्वेशन प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 सोल्व कर लेते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22,176 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, चलो एक पहले प्ले ग्राउंड बना लेते हैं सर्कुलर। तो सपोज इसकी रेडियस है r, और हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बट पेरीमीटर के लिए हमें रेडियस की जरूरत है, जो रेडियस नहीं गिवन है, तो उसी के लिए हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में, तो एरिया की हेल्प से हम रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले एरिया हो गया है 22,176। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सर्कल के लिए πr²। तो 22,176, तो पाई कितना होता है 22/7, और यह आ गया है r²। ठीक है, और 22,176, तो यहाँ पे अगर 22 से 22,176 को डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 और 00 और फिर 8 टाइम्स। ठीक है, तो रेडियस स्क्वायर ये क्या आ गया 7 × 1008। ठीक है, ये 7 मल्टीप्लाई करेगा इसको, तो r² आ गया हमारा 7 8 जा 56, 0 7 1 जा 7। तो अब हमें r कैलकुलेट करना है, मीन्स ये आ जाएगा √7056, और अगर इसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 84, और यूनिट मीटर है, तो हमारी रेडियस आ गई है। अब हाफ काम तो हो चुका है, अब पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना है, तो p से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो 2πr, तो p क्या हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r हमने अभी कैलकुलेट किए हैं 84। तो अब क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे 84 को, तो ये जाएगा 12 टाइम्स, और 12 2 जा 24 × 22, तो पैरामीटर कितना आ गया हमारा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 मीटर। ठीक है, तो पैरामीटर भी आ चुका है। अब हमें क्या करना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो उसके लिए पहले रेट लिख देते हैं। रेट कितना है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग का, वो है हमारा ₹50 पर मीटर। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी भाई 528 मीटर, तो पैरामीटर हो गया इंटू 50, तो ये कितनी आ जाएगी
रुपीज, ये सोल्व करोगे 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 26,400। ठीक है, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ दिस प्लेग्राउंड। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 36 और 37 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुके हैं, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। चलिए देखते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर फिक्स्ड at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो चलिए टावर बना लेते हैं सबसे पहले। तो टावर बिल्डिंग तो ये है 20 मीटर, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर है सपोज हाइट h का, ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना है। तो सपोज ये ग्राउंड है और यहाँ से जो टावर का बॉटम है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 45 डिग्री। तो सपोज दिस इज 45 और जो टावर का टॉप पॉइंट है उससे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, उसी पॉइंट से 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको नेम दे देंगे A, B, C और D। और सपोज जो ये पॉइंट है फ्रॉम द बिल्डिंग, ये पॉइंट है x डिस्टेंस पे। ठीक है, अब हमारा पर्पस है h कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ द टावर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले BCD ट्राइंगल में ध्यान से देखना है। तो जो 45 डिग्री का एंगल है उसके करस्पॉन्डिंग BC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और CD हो जाएगा बेस। तो हम अगर हम परपेंडिकुलर और बेस को यूज करेंगे तो हम tan यूज कर सकते हैं, उससे हमारा x आ जाएगा और फिर हम h भी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले tan 45 यूज कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो BC मीन्स 20 अपॉन बेस हो जाएगा हमारा x। तो tan 45 1 होता है तो 20 अपॉन x। अब x की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ गया हमारा 20 मीटर। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे 20 मीटर। अब हमें h कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ACD ट्राइंगल में देखना होगा और ACD ट्राइंगल में 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग AC हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और CD हमारा बेस हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं, tan 60 इक्वल्स टू AC मीन्स h प्लस 20 अपॉन x है हमारा 20। तो बस अब इसमें h कैलकुलेट कर लेना है। tan 60 कितना होगा, √3h प्लस 20 अपॉन 20। तो 20 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी तो ये आ जाएगा 20√3 इक्वल्स टू h प्लस 20। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, h। तो चलिए क्या करेंगे, इस 20 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू h। तो 20 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू h। तो मैं अब रिवर्स करके लिख रहा हूँ, तो h इक्वल्स टू 20 और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 माइनस 1। तो h कितना आ जाएगा 20 इंटू 1.73 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 0.73। ठीक है, तो अब ये जो जीरो के कारण डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो 14.6 मीटर हमारा हाइट ऑफ द टावर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 14.6 मीटर और यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, और ये सेट 2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो चुका है सेट 2। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 करेंगे। तो चलिए बच्चों सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे अब। तो द HCF ऑफ 135 एंड 225 इज। तो HCF कैलकुलेट करने के लिए हम पहले इनके प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लेंगे या फाइंड कर लेंगे। तो 135 इसको करने के लिए हम 3 से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 45। ठीक है, फिर 3 से करेंगे तो 15, फिर 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे तो 1। ये तो आसान है। अब 225 को भी कर लेंगे। चलिए तो इसको भी पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 3 से करेंगे तो 25, 5 से करेंगे तो 5, फिर 5 से करेंगे तो 1। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। चलिए इनको लिख लेते हैं। तो 135 इक्वल्स टू
3 और 225 इक्वल्स टू 3 × 3 × 5 तो अब हमें HCF कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक बार 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक बार और 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, तो ये कॉमन तो नहीं है 3 इसमें, तो ये हमारा नहीं होगा कॉमन टर्म। तो 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इनको भी हम एक बार लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब 5 बचा, तो ऊपर कोई भी 5 नहीं है एक्स्ट्रा, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, तो हमारा HCF आ गया है 45। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा 45। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144, तो 144 का प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करना है। तो चलिए 2 से डिवाइड होगा तो यह आ जाएगा 72, फिर 2 से होगा तो 36, फिर 2 से होगा तो 18 और 2 से होगा तो 9। अब ये 2 से फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 और 3 से करेंगे तो 1। तो चलिए इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 144 इक्वल्स टू 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स है, तो चलिए लिख लेंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब हमसे पूछा गया है 2 के एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 2 का एक्सपोनेंट से 4, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व कर लेते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose nth टर्म इज an इक्वल टू 3n + 7, तो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म कैलकुलेट कर लेंगे और उनकी हेल्प से कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो A7 हमारा कितना है, 3n + 7, तो A1 कितना आ जाएगा, n की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 3 1 जा 3 + 7 मीन्स A1 आ गया है 10, और A2 कितना आ जाएगा मीन्स सेकेंड टर्म, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 3 2 जा 6 + 7 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है AP का वो तो आ गया है 10 और दूसरा आ गया है 13, तो ऐसे ही आगे भी टर्म्स आ जाएंगे, बट हमें उनकी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ D कैलकुलेट करना है, तो हो जाएगा 13 - 10 मीन्स 3, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3, तो ऑप्शन A सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस kx + y = k² and x + ky = 1 have infinitely many solutions। तो दो इक्वेशन अगर इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस दिखा रही है, इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वेशंस की लाइन कोइंसिडेंट है। ठीक है, मीन्स वो सेम लाइन है, तो वन लाइन एंड वन सेकेंड लाइन इज अबव ऑन दिस, परफेक्टली अबव, तो इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। और इसके लिए जो हमारा प्रॉपर्टी होता है वो होता है A1/A2 इक्वल्स टू मीन्स एक्स के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल्स टू B1/B2 y के कोफिशिएंट्स का रेशो इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, मीन्स कॉन्स्टेंट्स का रेशो। तो इन प्रॉपर्टी के हेल्प से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो A1 क्या हो जाएगा हमारा k अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 1, तो k/1 इक्वल्स टू B1/B2 मीन्स y के कोफिशिएंट्स 1/k, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू C1/C2 मीन्स कॉन्स्टेंट, तो k² और यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा k² 1। तो ये हमारी कंडीशन आ गई है। अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट 2 कंसिडर कर लेते हैं, तो k/1 इक्वल्स टू 1/k। ठीक है, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा k² इक्वल्स टू 1, 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे या तो ये आ जाएगा k² - 1², तो इसको क्या लिख सकते हैं, k² - 1² मीन्स a² - b², तो उसको लिख सकते हैं a - b a + b, तो ये आ जाएगा k - 1 k + 1 इक्वल्स टू 0, तो k - 1 को 0 रखेंगे तो k इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, और k + 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो k इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। तो ये दो कंडीशंस आ गई।
ठीक है। अब आप सोचोगे कि ये तो k प्लस माइनस 1 आ गया है, तो चलिए ए ऑप्शन लगा देते हैं, बट वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि हमारा और भी कंडीशंस अराइज हो सकती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए 1/k और ये है k² मीन सेकेंड और थर्ड, अगर हम इनको इक्वेट कर दें तो इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा k³ = 1 और 1 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा k³ - 1 = 0। अब इसको भी हम 1 को भी लिख सकते हैं ना 1³, तो यहाँ पे हम a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देंगे, जो क्या होता है a - b मीन्स 1k - 1, फिर a² + b² मीन्स k² + 1 और प्लस ए भी होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा +k = 0। तो जो ये है k² + k + 1, यहाँ से तो कोई भी फैक्टर नहीं आएंगे, बट अगर हम k - 1 को 0 रखें तो k = 1 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे +-1 था, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो जो ये -1 वाला फैक्टर है या k की वैल्यू है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो k की वैल्यू अभी तक 1 आ रही है। अभी रुको, अभी हमें फर्स्ट और थर्ड भी चेक करना है, ठीक है, सभी चीजें चेक करनी होगी, तो k/1 = k² 1, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा k × 1 मीन्स k और यहाँ से आ जाएगा k²। तो अगर मैं k को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये आ जाएगा 0 = k² - k, तो यहाँ पे मैं k कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से बचेगा k - 1। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये भी फैक्टराइजेशन हो गया है, तो k को अगर 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0 और k - 1 को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहाँ पे भी देखो आप 0 और 1 आ रहा है, तो 0 तो इन केसेस में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 0 को कैंसिल कर देंगे, तो 1 तीनों केसेस में आ रहा है, तो इसलिए 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, इतना सब कुछ करना होगा और फिर हमारा ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ p for which 2p + 1, 10 and 5p + 5 are 3 consecutive terms of an AP। तो AP में अगर हम किसी भी टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देते हैं तो हमारा जो डिफरेंस है उन टर्म्स का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हम उस डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। ठीक है, और इसको d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वही कंसेप्ट हम यहाँ पे लगा देंगे। तो d = क्या होना चाहिए, 10 में से अगर प्रीवियस माइनस कर दे तो 10 - 2p + 1। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, अगर हम थर्ड में से सेकंड माइनस कर दें, है ना, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, तो -10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेट कर देंगे और p यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 10 - 2p - 1 माइनस की मल्टीप्लाई और यहाँ पे 5p + 5 - 10। तो चलिए फर्दर सोल्व करते हैं, -2p 10 - 1 हो जाएगा +9 = 5p 5 - 10 हो जाएगा -5। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 5p को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो -2p - 5p = 9 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो -p - 9, तो -2 - 5 कितना हो जाएगा -7p और ये आ जाएगा -5 - 9, तो ये हो जाएगा हमारा -14। तो अब हमें p कैलकुलेट करना है, तो -14/- 7, तो p कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स, तो p का वैल्यू आ गया हमारा 2, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का और पार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन AP 5, 9, 13 एंड अप टू 185 इज। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n है, तो nth टर्म हो जाएगा हमारा 185। तो चलिए nth टर्म का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो a + n - 1 d होता है, तो यहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म, वो तो हमारा 5 ही हो गया है। ठीक है, और d मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 9 - 5, तो ये आ जाएगा 4। तो चलिए d हो गया हमारा 4, तो पुट कर देते सारी वैल्यूज, तो 185 = a मीन्स 5 + n, तो कैलकुलेट ही करना है n - 1 और d हो गया हमारा 4। तो 5 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 185 - 5
मीन्स 180 इक्वल्स टू 4 इंटू n माइनस 1, और 4 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 180 बाई 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 इक्वल्स टू n माइनस 1, और 1 को अगर ऐड कर देंगे 45 में तो हमारा n आ जाएगा 46। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। इन फिगर द ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल px इज गिवन, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज। तो जीरोस का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं पोलिनोमियल px को px इक्वल्स टू 0 लिख दूं, y इक्वल्स टू px इक्वल्स टू 0, तो वो वैल्यूज x की वो वैल्यूज जहां पे px की वैल्यू या मीन्स y की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा x होता है, ये हमारा y होता है, तो y की वैल्यू 0 कहां पे होती है, x एक्सिस पे। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल का ग्राफ है जहां पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही हमारी जीरोस आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 और -3 इस पोलिनोमियल की जीरोस होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस पूछा गया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 2, क्योंकि ये ग्राफ इस एक्सिस को x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ AB is the midpoint of the line segment joining the points A and B and A minus B equals to 18, the value of K। तो चलिए पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा A है वो कितना है 10, -6, और जो पॉइंट B है वो है हमारा K, 4, और जो इसका मिड पॉइंट है वो कितना गिवन है A, B। तो ये मिड पॉइंट है, तो हम बोल सकते हैं सपोज ये पॉइंट P है तो AP इक्वल्स टू PB। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम P के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे, तो AB तो है ही, बट मिड पॉइंट से क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। P तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 10 प्लस K बाई 2, -6 प्लस 4 बाई 2। ठीक है, तो फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो P A, B, तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 10 प्लस K बाई 2, इनफैक्ट K तो हमें कैलकुलेट ही करना है, और -6 प्लस 4 तो ये आ जाएगा -2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1। तो जो B का वैल्यू है कंपेयर करके ये तो आ गया हमारा -1। ठीक है, और जो A का वैल्यू है वो कितना आ गया 10 प्लस K बाई 2। ठीक है, तो ये A और B की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, A-2B में पुट कर देंगे, तो A-2B इक्वल्स टू 18। तो A कितना है हमारा 10 प्लस K बाई 2, और -2, B कितना है हमारा -1 इक्वल्स टू 18। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं, 10 प्लस K बाई 2, ये -2 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +2 इक्वल्स टू 18। तो 2 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा, तो 10 प्लस K अपॉन 2 और 18 - 2 तो ये बचा 16। तो अब 2 की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 16 में, तो 10 प्लस K इक्वल्स टू ये हो जाएगा 32, 16 इंटू 2, तो K इक्वल्स टू 32 माइनस 10, तो K आ गया हमारा 22। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं 22 कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी हमारा 22 है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, 10 इस ईयर के सिलेबस से रिमूव हो चुका है, इसलिए हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं, √2 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 0,5 एंड -5,0। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला से d कैलकुलेट कर लेंगे, मीन्स डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर √2 टाइम्स कर देंगे, मीन्स √2 टाइम d कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहले d कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा √, फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो x1 क्या है यहाँ पे 0, तो 0 माइनस, और x2 क्या है -5, तो 0 -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो y1 5 मान लो और -y2 मीन्स 0। तो अब d आ जाएगा हमारा, चलिए देख लेते हैं, तो 0 - -5 मीन्स 0 + 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25।
प्लस यहाँ पे भी 5 माइनस 0 मीन्स 5 और फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो ये कितना आ गया है हमारा 50, ठीक है। या इसको और क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 25, है ना। और चलो इसको और फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √25 और √25 कितना होता है 5, तो ये आ गया हमारा 5√2। लेकिन हमें क्या करना है √2 टाइम्स द डिस्टेंस, तो अब हम क्या करेंगे √2 से d को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5√2 इंटू √2 और ये √2 और √2 क्या हो जाएगा √2 स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा √2d इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में 10, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 सोल्व करते हैं। द डिस्टेंस between two parallel tangents of a circle of radius 4 centimeter is, तो चलिए सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर सर्कल और ये सेंटर O है सपोज, तो इस पे अब हम टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेंगे। तो टेंजेंट्स इज समथिंग लाइक दिस और इसके पैरेलल सपोज लाइक दिस, तो ये ऑलमोस्ट पैरेलल दिख रही है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है जिस पे ये टच कर रहे हैं सपोज P है और ये Q है, तो अगर हम बात करें OQ की, ठीक है, तो OQ हमारी एक रेडियस होगी, है ना। और आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मींस एट Q ये होगा 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। सिमिलरली हमारा जो OP होगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा P पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है मेनली, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये तो परपेंडिकुलर ही है PQ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, हम देख पा रहे हैं कि ये एक डायमीटर बन गया है, तो OP कितना है 4 क्योंकि रेडियस गिवन है 4 और OQ कितना हो गया 4। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया है दोनों टेंजेंट्स के बीच में PQ इक्वल्स टू 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर, ठीक है।